देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी और मेरी तरफ से आप सबको तीसरे ईद की जी बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज तीसरा दिन हो चुका है ईद का और 2 दिन से आपके साथ मौजूद है। और जैसे कि आप जानते हैं न्यूज लाइन में रिदा सैफी का प्रोग्राम होता है, लेकिन ईद स्पेशल चल रहा है ये, और इसमें हमारे बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान हमारे साथ यहाँ पर आ रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, और वो अपनी ईद कैसे बना रहे हैं ये हम उनसे पूछ रहे हैं और मेरे और आपके साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं थोड़ा सा। ये तो जी आज के दिन भी मेरे इस घर में बहुत प्यारे से मेहमान जी यहाँ पे मौजूद है और उनकी तरफ चलती हूँ जी। सबसे पहले जी मेरे साथ मौजूद है मेरे राइट साइड पे राशिद सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, रीनोन बिजनेसमैन हैं और अपना ग्रुप भी चलाते हैं। ग्रुप उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। ईद मुबारक, कैसे हैं आप? थैंक यू, ईद मुबारक, फर्स्ट क्लास। फिर उसके बाद मेरे साथ बैठे हुए जी फिलैंथ्रोपिस्ट है, आप उनको देखते रहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, डिफरेंट और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और जहाँ इंसानियत की बात हो, इंसानों की बात हो, तो उनका नाम सबसे पहले आता है। मैं उनकी एक हमेशा से कहती हूँ कि जी एक पहचान है कि जब भी उनको आप देखते हैं तो अगर आप कोई परेशान भी है ना, सैड है, दुखी है, तो उनको देख के ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती है। बहुत स्माइलिंग फेस है। मेरे बहुत प्यारे से दोस्त है डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम फरहान, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? Thank you so much. Thank you for inviting for Eid show. थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। साथ ही मेरे दूसरी तरफ भी बड़े खास मेहमान मौजूद हैं, और जो आप देख रहे थे पूरी रमजान ट्रांसमिशन और ईद की ट्रांसमिशन में भी जो मैं बार बार कह रही थी कि जी जो मेरे शूज है जी वो स्पॉन्सर्ड है वॉकीज की तरफ से, तो जी आज मेरे पास एक और बड़े रिनोन बिजनेसमैन जी शहजाद मुबीन साहब मौजूद हैं, वॉकीज के मालिक भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शहजाद, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। और खैर से बहुत बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। और इस वक्त माशाल्लाह हमारे साथ राशिद भाई बैठे हुए हैं, माशाल्लाह फरहान भाई बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बैठे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सबके साथ यहाँ बैठने के लिए। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही मेरे एक और जी दोस्त बड़े प्यारे से फ्रेटर्निटी के, आप उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, न्यूज एंकर हैं, इसके अलावा जी एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत ही प्यारे से मेरे एक और दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं रुहेल इंतखाब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुहेल, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी हम आज तीसरे दिन भी इन मेहमानों को हमने बुला लिया है जी, और इनका बड़ा मोहब्बत और प्यार है कि ये चारों मेहमान हमारे पास ईद के तीसरे दिन आ गए हैं। अब चूंकि ईद के तीनों दिन गुजर चुके, तो जरा इनसे पूछ लेते कि इन्होंने तीनों दिन कैसी अपनी ईद गुजारी और क्या रूटीन रही। राशिद भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी, कैसे रहे तीनों दिन ईद के और क्या रहा ईद पे? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हाँ। हमारा एक ट्रेंड है कि ईद वाले दिन हम पहले नमाज पढ़ते हैं फैमिली के साथ, और उसके बाद जो मेरे बड़े भाई हैं उनके घर पे हमारा नाश्ता होता है। हाँ जी। तो एज यूजुअल हम नाश्ते पे गए। हाँ। फिर दोपहर का खाना जो है वो मेरी साली के घर होता है, वहाँ पे खाना खाया। और फिर रात का खाना लूट कर आ रहे हैं। मेरे एक और बड़े भाई हैं उनके घर पे होता है। तो हमने पूरा ईद का दिन खा खा के गुजार दिया। ईद के दूसरे दिन हमने आधा खा के और आधा सो के गुजार दिया। ओके। क्योंकि 12 बजे सो के उठे। ऑलराइट। फिर घर पे बीवी का आपका जैसा तैसा था, मजबूरी थी, जैसा तैसा। अभी पूछूंगी आगे, जैसा तैसा नाशुक्री कर रहे हैं, आगे पूछूंगी कि खुद को क्या बनाना आता है। नहीं, ये पूरी बात नहीं है। जैसा तैसा तो वो खाना भी पड़ा, और साथ साथ जैसा तैसा था, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ भी करनी पड़ी। भाभी आपकी इतनी बुराइयां क्यों करते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है, वैसे ये ऑफ रिकॉर्ड सवाल पूछूंगी। उसके बाद सेकंड डे जो है वो मेरे पूरा खानदान जो है वो हमारे जमा होता है। तो हमारे इस तरह से होता है कि 2 दिन के अंदर, क्योंकि 2 दिन बड़े भाई, 2 इवेंट बड़े भाई के होते हैं, फिर एक मेरे होता है, और थर्ड डे आज मेरी बड़ी बहन के हैं। तो अभी आपके प्रोग्राम के बाद में उनके यहाँ जाऊंगा। तो इस 4 प्रोग्राम में हमारे पूरे खानदान के जितने भी, चाहे वो सगे बहन भाई हैं, हमारे फूफी, ताया, कजन्स, इन लॉ, सारे के सारे किसी न किसी सूरत में किसी न किसी घर पे हमारी उनसे जरूर मुलाकात हो जाती है। यानी कि इस दफा वजन बहुत बढ़ाया है राशिद भाई ने, अब वो कम कैसे करेंगे वो फरहान से पूछेंगे। सही फरहान के बराबर बेटा है। फरहान, कैसे गुजरे ईद के तीनों दिन, क्या रूटीन होती है, बताओ? देखिए हमारी तो बेसिकली देखा जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग रूटीन होती है। हाँ। ज़ाहिर नमाज पढ़ने के बाद जो है वो हम पूरी फैमिली जो है वो अपनी लैब्स को विजिट करते हैं, क्योंकि हमारी ना 24/7 चल रही होती हैं, तो वहाँ पे लोग ड्यूटीज कर रहे होते हैं। तो फिर हम उनको जाते हैं, उनको विश करते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, और वी जस्ट मोटिवेट देम एंड एनकरेज देम। हाउ स्वीट। फिर हमारा ये होता है कि हमारा जो पहले दिन का लंच होता है वो हम लोग जो है वो एक
फैमिली के साथ किसी यतीम खाने में जाते हैं। उसका वजह ये होती है कि बच्चों को भी रियलाइजेशन होती है और वहाँ पे वो लोग ईद के दिन बड़े अकेले होते हैं, तो आई थिंक ये 2-वे ट्रैफिक होता है। और हमने और हमारे जो और भी बहुत सारे दोस्त हैं वो हमारे साथ यही साइकिल करते हैं। तीसरे दिन रात में फिर सारे दोस्तों के यहाँ दावत होती है। अब राशिद भाई ने तो इस दफा बुलाया नहीं, वरना हमेशा इनके घर हम इनवाइटेड होते हैं, लेकिन शहजाद ने जरूर बुलाया। तो ये कि और उसके बाद ये है कि आई थिंक इसमें एक हॉस्पिटैलिटी भी होती है। फिर जो क्योंकि मैं सबसे घर में बड़ा हूँ और मेरे बड़े भाई नहीं थे, तो पीर सिबगतुल्लाह शाह राजदी पीर बगाड़ा साहब मेरे बड़े भाई हैं की तरह हैं, और मैं उनके पास ज़रूर जाता हूँ विज़िट करने। और यू नो वो मेरे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो होता है, फीलिंग्स भी होती हैं और एक बड़े भाई की मोहब्बत भी होती है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ईद में और रमज़ान की जो इतनी मेहनत की है वो भी एक इम्पोर्टेंस होती है, और ईद में जो उसकी बात जो उसकी समझे मुबारक वो इस दिन एक होता है सेलिब्रेशन का। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कुछ इस तरह से चलता है। सही है जी। अच्छा इधर आती हूँ, शहजाद की तरफ आती हूँ, शहजादा की तरफ। ये बताएं कि कैसी गुजरी आपकी तीनों दिन ईद के, और पहले दिन क्या रहा, जैसे अभी इन्होंने बताया, दूसरे दिन क्या रहा, और आज तीसरा दिन भी गुजार के आप लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो क्या रहा? देखिए जी, फर्स्ट डे तो आपका ऐसा होता है कि आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जो है फिर आप खैर से अपने घर चले गए, वहाँ सब भाई वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा अभी ऐसा हुआ है कि तकरीबन 3 महीने पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ है, तो ये तो समझ लें कि हमारे यहाँ पहली ईद ऐसी होगी कि इसमें वालिदा नहीं होगी, तो हस्बे आदत हस्बे दफा की तरह अम्मी के घर जाएंगे खैर के साथ, वहाँ सबके साथ नाश्ता करेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, सब भाई लोग सब भाभी वगैरह सब जमा होंगे वहाँ पर। उसके बाद शाम को जो है वो फिर सब मेरे घर पे आएंगे रात का डिनर करने के लिए। तो ये सिलसिला चलता है हमेशा हर साल की तरह, और माशाल्लाह हम 5 भाई हैं खैर के साथ, तो इसी तरह से हर एक भाई की फिर बारी आती है, भाई इस बकरीद में तुम्हारी बारी है फलाना, इस तरह से हो जाता है। और सेकंड डे जो है फिर वो शाम को ससुराल डे होता है, सबसे जाके मिलना होता है, मिलाना होता है। थर्ड डे जो होता है वो फैमिली के साथ कहीं पिकनिक वगैरह भी चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है माशाल्लाह तीनों दिन आपने मजे से गुजारे अपने, ठीक है, तीनों दिन मजे से गुजारे। रोहेल की तरफ जाती हूँ। रोहेल ये बताओ कि फर्स्ट डे ऑफ था, सेकंड डे ऑफ था, या थर्ड डे आज ऑफ मिला, और या तीनों दिन ड्यूटी देनी पड़ी ऑफिस में, क्योंकि हम लोगों का ये बहुत मसला होता है। रिदा इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ना ईद की छुट्टियां मिलती हैं, मुहर्रमों में भी हमें आना पड़ता है, ईद हो या बकरीद हो, क्योंकि 24/7 काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा, हम खबर देंगे तो चीज़ों का पता लगेगा। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4 लोगों का हम बताते हैं तो लोगों को पता रहता है। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर शेयर करूँगा, मैं लास्ट ईयर भी ईद के ट्रांसमिशंस में गया था, लेकिन पिछली दफ़ा और पिछले साल जो सूरत हाल थी वो बहुत बदतर थी। कोविड की वजह से हम सेलिब्रेट नहीं कर सके थे, मसाजिद में रश नहीं था। इस बार मैंने रब्बुल इज़्ज़त को यकीनन सबने बड़ा शुक्र अदा किया होगा कि हम खुल के गले मिल रहे हैं। पहले ये था कि जी कोरोना हो जाएगा, गले भी नहीं मिलना। आप देखें कि रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह और कितने मुख्तसर वक्त में हमें परेशानी से निकाल दिया, वरना जो सूरत हाल 2 साल पहले थी, गुज़िश्ता 2 बरस, ईद तो छोड़ें हम लोग बराबर में भी बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के बैठ नहीं सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये ईद बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। कुछ लोग बिछड़ गए लेकिन वो यादों में साथ भी हैं, और ये ऐसे ही हमारा त्यौहार है। कोई नाराज हो, साल हम लोगों से मिलते नहीं है, लेकिन ईद वाले दिन लाजमी मिलते हैं, उसमें नाराजगी भी होती है। पिछले साल ईद पर आए थे, इस साल भी तुम आ गए, तो बस यही खूबसूरती है। और जैसा कि हम लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, हमें सिर्फ घर में सोने का टाइम मिलता है, कभी कभार हम सोते भी घरों में नहीं है, ट्रैवलिंग होती है और प्लेन में सो रहे हैं, ट्रेन में सो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 2 महीने से हम नहीं सोए, बिल्कुल ऐसा ही है। और चूंकि पॉलिटिकल हैपनिंग इतनी बनी हुई थी, पहले 1 महीना इस्लामाबाद, फिर दूसरा महीना ये रमजान का ट्रांसमिशन, और फिर आज भी आपके सामने नाज़रीन मौजूद हैं। तो ये सोने वाला जो दुखी जो माजरा है वो बिल्कुल रोहेल ने सही उठाया है कि हम लोग को नींद जो है वो मयसर उस तरह से नहीं आ पाती है। आम रूटीन में लोगों को सिर्फ ये नजर आता है कि हम स्क्रीन पर हैं तो वी आर वेरी प्रेजेंटेबल और हमारे, लेकिन पीछे क्या कुछ हो रहा है वो किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं जो फ्रेटर्निटी वाले। तो ईद की तो खुशियां या दुबाला हुई भी हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे बैंड भी मौजूद हैं, कीनोट बैंड, और शहरी मेरे साथ मौजूद है। शहरी, ओवर टू यू आऊंगी और आप क्या सुना रहे हैं जी ईद के मौके पर आज तीसरे दिन? जी कवाली आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, काली काली जुल्फों के फंदे। वाह वाह, चलें जी।
आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। युवन सर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों पे पर्दे लगा, काली काली जुल्फों पे पर्दे लगा, मेरी जिंदा है मुसलमानों, काली काली जुल्फों पे पर्दे लगा, मेरी जिंदा है मुसलमानों। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए। युवन सर के सामने आया न कीजिए, काली जुल्फों पे पर्दे लगा, मेरी जिंदा है मुसलमानों, काली काली जुल्फों पे पर्दे लगा, मेरी जिंदा है
हैं जी कि हमारे पास बैंड मौजूद है, की नोट्स बैंड, और शेरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं हमेशा कह रही हूँ जी तीनों दिन से कि आई एम वेरी एस्टोनिश्ड टू सी इट, आई एम वेरी सरप्राइज कि लाइव किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो हमने पहले दिन बात की थी जब मिद्दत आई हुई थी कि ट्यूनर और ये सॉफ्टवेयर और डिजिटल जिस तरह से चीजें आ गई हैं, तो उसमें अब किस तरह से लोग गाना गाते हैं और अपनी आवाज को किस तरह से मैनेज करते हैं, लेकिन लाइव परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। सुरों का और ताल का उतार चढ़ाव बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत अच्छा जी परफॉर्म कर रहे हैं, जबरदस्त किस्म का। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जी और बात करते हैं, अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं। दोबारा राशिद भाई आपकी तरफ आऊंगी। राशिद भाई थोड़ा सा आपको आपके बचपन में लेके चले जाते हैं। ये बताएं कि आपको अपने बचपन में सबसे पहले ईदी कितनी मिली थी और किसने दी थी? अब तो मैं इस तरह बुढ़ा हो गया हूँ कि मुझे अपना बचपन याद ही नहीं है। नहीं करे क्यों? याद तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। मेरा जाती ख्याल है कि यकीनन अम्मी ने अब्बा ही नहीं दी होगी। ओके। क्योंकि ईदी तो 2 ही देते हैं, अम्मी अब्बा देते हैं, उसके बाद फिर बड़े बहन भाई देते हैं, हाँ। उसके बाद इन लॉज देते हैं। हाँ जी। ठीक है ना। तो अब वो यकीनन बचपन में मेरा अपना जाती ख्याल है कि वालदा ने दी होगी। और कितनी मिली थी ये याद है कोई? कितनी मिली थी और ये कब की बात होगी? लाइक अब सारी मेरी उम्र की तुमको सारी मेरी तुम पूरी खुलवा दोगी, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से कम 58 या 60 साल पहले मिली होगी। हाँ ना? ओके। और उस जमाने में जो है ना, हाँ। ईदी मिला करती थी पैसों में, ये कभी 4 आने, कभी 8 आने, कभी 12 आने। मैं बहुत पुराना हूँ भाई, तुम्हारे जमाने 5 रुपए थे, मेरे जमाने 4 आने 8 आने थे। और हम मजे क्या करा करते थे उस जमाने में, जब हमको ईदी मिलती थी, हाँ जी। तो हम सबसे पहले किराए के ऊपर साइकिल लिया करते थे। ओके। और उसके बाद हम लोग दोस्त थे, 10-12 दोस्त होते थे। हाँ। और हम सब मिलके फिर जाया करते थे टिक्का खाने, कभी इधर। मैं यही सवाल करने वाली थी, इसका जवाब आपने खुद दिया, बड़ा अच्छा किया। मैं जरा लेकिन मैं एक सवाल इसी ईदी से रिलेटेड, हाँ जी, मैं क्योंकि अभी तक किसी ने इन लॉज का जिक्र नहीं किया था हम चारों में से, हाँ जी, लेकिन शहजाद ने जिक्र करा कि मैं इन लॉज के पास गया था। हाँ। तो मैं शहजाद से पूछना चाह रहा हूँ कि जो इन लॉज के अंदर ईदी का रेट था वो क्या था, और जो इनके अपने घर के जो बच्चों के था उनका ईद का रेट क्या था। और ये बता देना कि टीवी के ऊपर सब देख रहे हैं, तो वो तुम्हारे जो लॉ है वो भी बता देंगे और जो घर के बच्चे वो भी बता देंगे। मैं अभी पूछूंगी, ये सवाल पे आ रही हूँ। ठीक है, फरहान की तरफ भी जाओ। पहले फरहान, आपको पहली ईदी कब मिली, क्या उम्र थी उस वक्त, और कितनी मिली और किसने दी? नहीं बाकी में मुझे तो खैर याद है, ये नहीं कि मैं हाँ नहीं वो ये भी नहीं कि मैं बहुत यंग हूँ, बट नहीं खैर मेरे मदर फादर ने दी। आई थिंक मुझे याद है, मुझे कुछ सरसरी से कुछ याद है कि 5-10 रुपए होती थी या 50 रुपए थी। आई डोंट थिंक सो इट वाज मोर देन 50 रुपीज, एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है। और बट यू नो इट वेंट अ लॉन्ग वे। और जो है बाद में मुझे याद है कि उस वक्त वीडियो गेम्स आए थे, हम लोग वीडियो गेम्स खेला करते थे जाके उससे कॉइन्स लेके, और उसे वाकई में पैसा की बड़ी वर्थ होती थी। हम कल के प्रोग्राम में जब मेरे मेहमान है तो हम यही डिस्कस कर रहे थे, जब सब बता रहे थे ये बात, तो मैंने कहा ये बताने में कोई वो नहीं होना चाहिए कि जी किसी की उम्र का पता चलेगा कुछ। एक्चुअली बहुत तेजी से ये जो 90s और 2000 का जो एरा गुजरा है वो इतनी रैपिडली उसने चेंजेस कर दी कि जो लोगों ने पैसा या 1 रुपया 2 रुपए देखे हैं या 58-54, तो दैट्स नॉट अ बिग मतलब बैटर कि जी उसकी एज बहुत पुरानी होगी, क्योंकि बहुत तेजी से रैपिडली गुजरा टाइम, तो उसमें एकदम से महंगाई बहुत हुई और उन चीजों की वर्थ नहीं रही जिन चीजों की वर्थ पहले होती थी। कि कल जैसे शाहनवाज भाई बताए थे कि जी 1000 रुपए में वो पेशावर गए, पेशावर से होकर आ गए, तो वो और अब आजकल वो कहने लगे कि हम मैकडॉनल्ड पे जाए कहीं जाए बच्चों को लेके, तो 1000 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो वो एक्चुअली बहुत रैपिड चेंजेस आई जिसकी वजह से ऐसा हमें फील हो रहा है। अदरवाइज उसका एज से मैं नहीं समझती कि राशिद भाई की तो एज वैसे भी कम है, इनकी ज्यादा भी हो ना, इनकी पॉपुलैरिटी जितनी इनकी एज बढ़ी है, इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। इसी बात पर अगर होते एक लतीफा सुना दूं। जी सुनाइए। एक दादा अपने बेटे से पोते से कह रहे थे, हाँ जी, कि बेटा हमारा जमाना होता था कि हम 100 रुपए लेके जाते थे और पूरे महीने का सामान भी लेके आते थे, फल भी ले आते थे, पूरे महीने का गोश्त वगैरह भी लेके आते थे, और उसके बाद हमारे पास 5-10 रुपए बच भी जाते थे। सही। तो पोता कहते दादाजी अब नहीं चलेगा, अब कैमरे लग गए हैं। वेरी नाइस। तो जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी, एक वक्फे में जा रहे हैं, उसके बाद वापस आऊंगी तो फिर आके शहजाद से और रुहेल से भी पूछते हैं जी, और मजीद प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं, लेकिन आपने नहीं कहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन। और ईद का तीसरा रोज है, मेरे बहुत प्यारे मेहमान यहाँ पे मौजूद है जो कि आज ईद के तीसरे रोज हमारे साथ अपनी ईद की खुशी मना रहे हैं आपके साथ और मेरे साथ, और बता रहे हैं कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है। शहजाद की तरफ वापस आऊंगी, शहजाद अमीन की तरफ। शहजाद ये बताएंगे, जैसे भी अरशद भाई ने आपसे सवाल किया कि आपको कितने इन लॉज में ईदी मिली, और आपको भी याद है अपना बचपन का कि जी आपको पहली ईदी क्या मिली थी, कब मिली थी और कितनी मिली थी? देखें, ये जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन 83-82 की ना, उससे पहले तो बिल्कुल छोटा था मैं। हाँ। तो 82 के अंदर जो है उस वक्त मैं शायद 12 साल का था। ऑलराइट। तो उस वक्त जो है वो हमें ईदी मिलती थी 25 रुपए। सही। 25 रुपए 50 रुपए मैक्सिमम जो है 50 रुपए का मतलब हमारी वाकई ईद हो जाती थी। तो 12 साल से पहले ईदी नहीं मिली? नहीं, उस वक्त मिली होगी, उस वक्त का रेट भी याद नहीं है, साफ बात है, बिल्कुल ध्यान में हो जाता है। आज मेरी उम्र माशाल्लाह 52 इयर्स हो गई है। अब मैं माशाल्लाह 2 मेरे दामाद हैं खैर के साथ, एक माशाल्लाह मेरी बहू है खैर के साथ माशाल्लाह। तो बड़ा यानी कि वक्त इतनी स्पीड से गुजर गई कि मुझे तो देखने में तुम खुद बच्चे लग रहे हो। हकीकत है, मुझसे लोग पूछते कहते हैं शहजाद तुम अपनी उम्र ना बताया करो, और जो तुम्हारे बच्चे जा रहे होते हैं ये मत कहा करो कि मेरा फलाना है, तुम वाकई अपनी उम्र से छोटे लगते हो। मैं कहता हूँ अच्छी बात है यार, मुझे खुशी होती है बता के। हाँ एग्जैक्टली, आप 52 के लगते तो नहीं है जो आप बता रहे हैं। मैंने आपको बता दिया। तो आप अपनी एक मिनट, अब एक काम ही करें, हमने कल परसों भी जो लोग हमें नहीं लग रहे थे यहाँ पे कि जो उनकी एज और वो अपनी एज बता रहे थे, तो हम उनसे राज भी पूछ रहे थे, खासतौर पे खवातीन के लिए, क्योंकि खवातीन चाहते हैं कि दे लुक यंग एंड यंगर। तो आप वो टोटका बताएं कि वो क्या टोटका है जिसकी वजह से आप तरोताजा हैं? जी हाँ हाँ जी बताएं। एक तो ये कि मैंने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल ना, किसी किस्म की टेंशन। मैं कहता हूँ यार वक्त आ गया है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आप इसको आगे करें किस तरह से भी है। हाँ। खाली लेते नहीं हो या देते भी नहीं हो? नहीं, देता तो मैं बहुत हूँ। ये exactly, क्योंकि जो लेता नहीं है वो देता बहुत है। लेकिन मेरी सोच है, देखिए घबराने का फायदा कुछ नहीं है, जो होना है वो तो होकर रहेगा। आपके पास, अब मैं अपनी कंपनी के मिसाल देता हूँ, आपके पास इतने बंदे काम कर रहे होते हैं, दुकानें खुली हुई होती हैं, मसले मसाइल आ रहे होते हैं, तो अगर आप टेंशन में रह के काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने तो अपने बंदों को भी मोटिवेट करना है कि भाई आप टेंशन में रह के काम ना करो, आप इजी होकर काम। जितना आप अच्छा फ्रेंडली माहौल रखेंगे ना अपने ऑफिस का, अपनी शॉप्स का, उतनी ही आपकी माशाल्लाह सेल में भी इंप्रूवमेंट आती है, और आपके बंदे भी कहते हैं कि नहीं यार ये स्टेट हमारे साथ मौजूद है। मेरे ऑफिस के अंदर किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है कि वो मुझे पहले कॉल करे या वो करे। मैं कहता हूँ भाई आपको काम है, आप मेरे पास आए फौरन, कोई मसले की बात नहीं। होता है बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर कि आप पहले कॉल करके पता कैसा फारिग है, मैं आ सकता हूँ। मेरे ऑफिस में इस तरीका बिल्कुल मैंने अपने साथ नहीं बताया। दूसरी मैं समझता हूँ कि टेंशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है। आपके पास रोजाना की आती रहेंगे सिलसिले ना, तो आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, खुद समझाना है। घर के भी मसले होते हैं बहुत सारे, और भी ऑफिस के भी होते हैं, दुकानों के भी होते हैं। तो ये तो भी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब आप चाहे इसको आसानी से कर लें हल, या आप इसको चाहे। अच्छा ये तो हो गई कारोबार की बात, लेकिन जो बेगम टेंशन देती है वो भी नहीं लेते या वो ले लेता हूँ? जो टेंशन बेगम देती है वो ले लो तो या वो भी नहीं लेते? बेगमों की बात क्यों निकाल के लाते हैं आप हर दफा? ये बताएं। टेक्निकल सवाल किया है, हालांकि फरहान भाई कोई बात नहीं कर रहे। तो ये बात तो हकीकत है यार कि ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वाइफ जो है ना वो बड़ी कोऑपरेटिव है इन मामलों के अंदर, और मैं उनसे कहता हूं क्योंकि वो सब देख रही है। नहीं तो डेफिनेटली मैं उनसे कह चुका हूं कि अगर तुम शायद ना होती और कोई और होता, आपकी तरह नहीं होता, हर कोई इनकी तरह नहीं होता ना कि ना डरे। बर्दाश्त करना भी एक कमाल है। हाँ नहीं, और शहजाद हर कोई इनकी तरह नहीं होता ना कि ना डरे। ये तो डरते ही नहीं, इसलिए बुराइयां करते रहते हैं ऑन एयर भी। हाँ नहीं, इनसे हमने सीखा है, जैसे आजकल पॉलिटिक्स में हो रहा है ना, हाँ जी, कि कभी भी भाभियां कुछ कहें ना, वाइफ्स कुछ कहें, तो आप जरूर इंप्रेशन दें एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा फिर आखिर में फिर beggars can't be choosers। Oh my God। अच्छा ईदी का तो बता दे, सारी बातें हो गई। हाँ, इन लॉज की क्या रेट है वो पूछे थे राशिद भाई ने। रेट मेरी थी वो 1000 रुपए की। हाँ मुझे आज तक याद है। हाँ अब माशाल्लाह रेट बढ़ गया खैर के साथ। हाँ ये था उस जमाने के अंदर, बहुत मेरी शादी भी 92 के अंदर हो गई थी मेरे साथ। ओके। उस वक्त हर चीज के आपको पता है कि हर चीज बहुत सस्ती होती थी। अब तो माशाल्लाह आपको पता है कि जैसा आपने मुझे कहा कि उस जमाने के अंदर ये आपने कितने कहा था रशीद भाई, उस वक्त जमाने के अंदर जब आप ईदी की बात कर रहे थे 2-3 रुपए 5 रुपए। नहीं मुझे 92 का नहीं पता, मुझे आप इतना पुराना मॉडल नहीं, मुझे 92 का तो नहीं पता। 92 के बाद का पूछ रहे कि मैं 92 में पैदा नहीं हुई थी इसलिए। मैं तो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा सारा बड़ा शुक्र है कि मैं खुद बड़े फर्स्ट से कहता हूँ मैं 52। सही है। माशाल्लाह हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये तो सदाबहार है ना माशाल्लाह। राशिद भाई भी सदाबहार बैठे हुए हैं इस वक्त। अच्छा वैसे एक बात है शहजाद की, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अपने स्टाफ का इतना ख्याल रखते हैं ना,
इनका जो शूज का आउटलेट है वॉकीज, इट्स अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, और मैं इनको पता है क्यों अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वजह ये है कि देखिए ये ब्रांड्स अब पाकिस्तान में फैल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि इतना अच्छा शूज का ब्रांड है और लेडीज को इतना फायदा है पर्सेज और शूज का, बल्कि साइमल्टेनियसली आपको पता है कि दुनिया देख रही होती है कि पाकिस्तान में बिजनेस कितना है और जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाल रहे हैं। मैं तो बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी को करता हूँ, क्योंकि यही हैं जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इनकी जितनी कदर करी जाए ना, मतलब बहुत ज्यादा कदर होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी चल जाए ना, वो लोगों को जॉब्स नहीं दे सकती। प्राइवेट सेक्टर है, उसको सपोर्ट करना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए। और आई थिंक शहजाद जिसने वॉकीज और इमरान इनके भाई और जो चला रहे हैं और जो क्वालिटी दे रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी। मैंने तो पूरे रमजान पहने इनके शूज, इसलिए पूरी ट्रांसमिशन में तो मुझे तो पता है। बायस्ड ओपिनियन हो सकती है ना कि आपको गिफ्ट मिले हुए, हम बगैर गिफ्ट के बात कर रहे हैं। नहीं वैसे भी देखिए, जो हमारे पास सारे स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स आते हैं, डेफिनेट सी बात है वो कम्फी होते हैं, तो हम फिर अपने व्यूअर्स को बता रहे होते हैं और जो देखने वाले हैं वो डेफिनेटली हमारी वैसे मैंने आपका देखा है कि आप माशाल्लाह जो है ना, जितने भी स्पॉन्सर्स को इनकरेज करती हैं अपने प्रोग्राम्स में, आप उनको रियली यूज भी करती हैं। मैंने वॉकीज के शूज देखते हुए आपको वैसे भी पार्टीज में और दूसरी जगहों पे भी देखा है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक शहजाद। और जहां स्पॉन्सर्स की बात हो रही है नाज़रीन, तो आज के ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की भी बात कर लेते हैं। आज का आउटफिट जी हमें स्पॉन्सर किया है बुज़ेल बाय अस्मा इमरान ने, और इसके अलावा जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में हमारे साथ बॉम्बे लाइट हाउस है, जहां मैं हमेशा बात करती हूँ, रोशनी की बात आती है, बॉम्बे लाइट हाउस, और इसके अलावा फोर्टाइल, साथ ही नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी के, और रूह अफ़ज़ा, और इन सारे ब्रांड्स के जी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे मेहमानों के साथ जाएंगे भी। रोहेल आपकी तरफ आती है। रोहेल आपको तो याद होगा, ऑफ कोर्स आपकी तो इतनी एज नहीं है, और मुझे बताएं कि आपको पहली ईदी कितनी मिली थी और किसने दी थी? डेफिनेटली पेरेंट्स ने दी थी। आई थिंक 100 रुपए थे। और उस वक्त इंटरनेट नया नया आया था। और मैं वो कार्ड खरीद के लाता था 100 रुपीज का, वो स्क्रैच करके नेट यूज करते थे। ऑर्किड और अमेज़न, और उससे हमारी ईद सेलिब्रेट होती थी। और फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ खा लिया, और बर्गर्स वगैरह, नया नया पिज़्ज़ा ब्रांड भी लॉन्च हुआ था, उसके साथ हम इन्वॉल्व हो गए थे। तो बस यही होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। अब मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि जैसे ही आप आगे बढ़े, माशाल्लाह हमारे सारे सीनियर बैठे हैं, इमेजिन के यार हम इस एज में आएंगे तो अभी ये से 5 पैसे इतने की बात हो रही है। तो मैंने 1 रुपया देखा है, 1 रुपया 2 रुपया ऑपरेट देखा है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। तो अब मुझे ऐसा लगता है जब आप ग्रो करते हो तो आप अर्न करना शुरू करते हो, लेकिन जो ईदी की बात होती है ना बचपन में, और अब पेरेंट्स आपको दें तो उससे अच्छी कोई लगता ही नहीं है कुछ है। और मैं रिदा आपको एक शेयर करूंगा, मैं ईदी के पैसे ना खर्च नहीं करता था, वो मैं अपने एक बॉक्स में रख के उसकी जो एक खुशबू होती थी ना मोटो की, वो उसको करता था, बाद में फिर खर्चा कर लिया, क्योंकि अर्निंग तो आपकी होती नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। और बचपन में हमारे पेरेंट्स यही सिखा रहे थे। मैं तो जैसे कल भी बता रही थी अपने मेहमानों के साथ जब हम बैठे हुए शेयर कर रहे थे, और साइमा ये कही थी कि मुझे पता है रिदा का कि मेरी खुद की अपनी आदत है कि मुझे सेविंग्स करने का बहुत ज्यादा शौक है। इनफैक्ट वो जो गुल्लक होता है ना, वो वाला सीन मैंने अभी तक रखा हुआ है अपना, और मुझे इतनी खुशी होती है कि जी वो उसमें आप जमा करें और कुछ भी करें। लेकिन सेविंग्स की अपनी बात होती है, जब आपको एक खुशी होती है दिल से कि जब आप कुछ अपने लिए कर रहे होते हैं या किसी के लिए कर रहे होते हैं, आफ्टर जब आप सेविंग करते हैं। अच्छा चले, बात तो हो रही है जी ईदी के हवाले से, लेकिन ये देख लेते हैं कि ये खाने के शौकीन जो मर्द हजरात होते हैं, क्या वो कुछ पकाते भी हैं? राशिद भाई आपके पास आ जाओ। मुझे पता है कि भाभी की तो आप बड़ी खाने की अभी बुराइयां कर रहे थे, लेकिन ये बताएं आपको खुद को कुछ बनाना आता है जो आप दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं बैठ के? नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छा पकाती है, लेकिन दिमाग अपना बता दे, अपना भी बता दे। मुझे कुछ पकाना नहीं आता। तो कभी किचन में नहीं गया आज तक? कभी ईद पे मतलब कभी हाथ नहीं बटाया भाभी का कि जी कोई चाय बना लूं, कोई कुछ? तो आपको ना चाय बनानी आती है ना, अंडा बॉईल करना भी नहीं आता यहाँ तक के? मतलब कभी करा नहीं, कुछ भी नहीं। और कैसे खुशी से बता रहे, कभी कुछ नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। बनान आपकी तरफ आती है, बनान आप कुकिंग करते हैं या कोई बनाने का कोई शौक है या सिर्फ खाने का ही शौक है आपको? नहीं, खाने का तो शौक है, आपको मेरे साइज से अंदाजा हो रहा है, लेकिन मतलब मैं कढ़ाई बनाने का शौक है, क्योंकि मैं शिकार पे पहुंच जाता हूँ। Exactly. शिकार की जो चीजें होती हैं, बारबेक्यू बनाना, कढ़ाई बनाना, और वो सिंपल तरीके से होता है, बट वो मुझे बड़ा पैशन है। और लोग कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा खाना पकाता हूँ। और जब हम शिकार पे जाते हैं और वो सर्दियों में, और वो फायर के ऊपर बनाते हैं, और कोल्स के ऊपर, वो एक अलग माहौल होता है, और हिरन के और दूसरी चीज़ों की, तो इट्स फन। बट वो मुझे आता है, और बट ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुक करता हूँ, और ये कि लेकिन कर लेते हैं जी, कर लेते हैं बिल्कुल, और आई एंजॉय इट, आई थिंक इट्स फन। फरहान भाई की खूबी ये है कि माशाल्लाह से ये शहर कराची के जो टॉप के
चंद फिलैंथ्रोपिस्ट होंगे ना, ये उनमें से एक बिल्कुल ऐसा ही है। और ये खेल के शुबे में भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सेहत के शुबे में तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेतहाशा शुबे में काम कर रहे हैं और बेतहाशा सुबह से शाम तक बिजी रहने वाले आदमी, लेकिन इनके चेहरे पे आप कभी थकन नहीं देखेंगी। मैंने तो यही कहा, बावजूद भी ये अपनी लाइफ को इन तमाम चीजों के बावजूद अगर कुकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, तो अपनी लाइफ को माशाल्लाह तो उसी तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इनको तो मैं कहता हूँ कि हम अपना रोल मॉडल बनाएं, और आप यकीन माने कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बेतहाशा इनकी एक बहुत अच्छी हॉबी है कि लोगों से लोगों को मिलवाना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अपने घर पे ये बेतहाशा ऐसे प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि कोई भी नया वो आ जाए, अपना गवर्नमेंट का कोई भी नया अगर कोई बंदा आता है तो उसके मुख्तलिफ बिजनेसमैनों को अपने घर में बुलाते हैं, उनके अंदर दरमियान में ब्रिज बनते हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो इनके शहर कराची के बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा एहसान है, और पूरे कराची के ऊपर मैं समझता हूँ कि इनका वाकई में एक बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कभी मैराथन करा रहे होते हैं, कभी ये गोल्फ का मैच करा रहे होते हैं, कभी ये पोलो का मैच करा रहे होते हैं, यानी कि लोगों को माशाल्लाह से जोड़ते हैं और जोड़ के रखना ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जितनी तारीफ की जाए ना वो कम है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। और आप लोग बिल्कुल ठीक है ना, जोड़ के रखना ही नाज़रीन एक बहुत अच्छा काम है। और जैसे कि हम पूरे रमजान में ये बात कर रहे थे कि रब ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता उन लोगों को जो फितना फसाद करते हैं या इख्तिलाफात डालते हैं। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करें। और फरहान के हवाले से तो जी डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी बड़ा अच्छा काम कर रही है, और पूरे रमजान में हमने जो है हमारे साथ स्पॉन्सर भी शामिल रहे, और मैं हमेशा ही, बल्कि उससे पहले भी मैं कहती थी कि मुझे कहीं भी जाना होता है, था जब कोरोना में ट्रैवलिंग आउट ऑफ द कंट्री या कहीं भी जाना होता, फौरन से टेस्ट करा के मुस्तनद रिपोर्ट चाहिए होती थी, तो मैं हमेशा फरहान को ही कॉल करती थी कि प्लीज जी टेस्ट करवाना है मैंने, तो मैं आ जाऊं या करवा लूं। तो हमेशा से इनके जो लेबोरेटरी है वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और बहुत क्विक वे में आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ राशिद भाई की बात है, तो जो बात वो फरहान के लिए कर रहे हैं वही मैं राशिद भाई के लिए भी कहूँ कि बड़ा अच्छा, इनके भी बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं हमेशा, और लोगों को एक दूसरे से मिलाना, एक दूसरे से जोड़ के रखना, छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करना, ये सारे जितने मेरे यहाँ मेहमान आज बैठे प्यारे प्यारे से, वो सारे इसी हवाले से काम कर रहे हैं और इसी हवाले से बड़े मारूफ और मकबूल हैं अपने अपने फ्रेटर्निटी के अंदर। मैं राशिद भाई की एक बात कहता चलूं कि मतलब माशाल्लाह इतनी अच्छी कम्युनिटी कराची में डेवलप हो रही है। राशिद भाई की जो खास तौर पे बात है, इत्तेफाक से आज हम लोग कनेक्टेड हो गए, दोबारा बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। लेकिन राशिद भाई के साथ ऐसा है कि ये सबसे ज्यादा जो इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जितने फॉरेनर्स पाकिस्तान आते हैं ना, उनको ये वार्म फीलिंग्स देते हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पाकिस्तान की ट्रेड इंटरनेशनली बढ़ानी है, पाकिस्तान का इमेज बढ़ाना है और सही इमेज पोर्ट्रे करना है, उसके लिए उन लोगों को होस्ट बना के और उनको सही लोगों से मिलवाना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान का करेक्ट मैसेज जाए। मेरे ख्याल से राशिद भाई ने जितना पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली बढ़ा करने में मदद करी है, अच्छा फिर जब वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग इंटरनेशनल जब इन्वेस्टमेंट्स के लिए आते हैं, उनको एडवाइस चाहिए होती है सही चीज की, जो राशिद सिद्दीकी साहब उनको बुला के करेक्ट लोगों से मिला के वो प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक ये तो हीरोइन जैसे लोगों को तो तमगा इम्तियाज वगैरह ऑफर होना चाहिए, नॉट बिकॉज ही वांट्स इट बट बिकॉज एप्रिसिएशन। क्योंकि देखें, जब तक कि हमारी गवर्नमेंट ये रियलाइज नहीं करेगी कि कौन सी कम्युनिटी में कौन लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये आगे चल नहीं सकता। पाकिस्तान की रिलेशनशिप दूसरी कंट्री से अच्छी होना बहुत एसेंशियल है। बहुत बिल्कुल अच्छे आप बात करें, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे अपने बिल्कुल ऐसी बात है कि हम सारे मेहमानों को, मैं जिनको जानती हूँ, ये सारे ऐसे ही करते हैं। शहजाद आपकी तरफ भी होंगे, कुछ पकाते हैं या सिर्फ खाने का ही शौक है? कभी बेगम का हाथ बिठाया किचन में? इनके पास तो 50-60 नौकर हैं, इनके पास तो बेगम को टाइम नहीं मिलता होगा पकाने का। ये चाहे नौकर कितने भी हो ना, घर में खवातीन को काम करना ही पड़ता है फिर भी। हाँ, पहले तो मैं राशिद भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई डॉक्टर साहब डायमंड है, इसमें कोई शक नहीं कि ये मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं और बड़ा इनकी ख्याल करते हैं, और बाकी ये कनेक्टेड करते हैं लोगों को। ये हमारा गुरूर है हमारा, एग्जैक्टली। और इसी तरह से मैं राशिद भाई के बारे में कहूँगा कि राशिद भाई भी किसी भी तरह से कम नहीं है किसी भी मामलात के अंदर ना। आप माशाल्लाह, एक तो ये माशाल्लाह जिस तरह तो फरहान भाई है ना, बिल्कुल ऐसा है, लोगों को बुलाना, लोगों के साथ इंट्रोडक्शन देना। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये लोग शर्माते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं फरहान भाई का अशीर भी नहीं। हाँ, फरहान भाई का कोई नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे से बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, आप भी बहुत अच्छे से कहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से कहते हैं सब। और मैं इन सबको जानती हूँ, तो मुझे इन सबका पता है कि सारे बहुत अच्छे हैं इन सारे कामों में। ये
ज़्यादा आपने पूछा खाने का, तो खाने का मुझे बहुत शौक है। हाँ, और पकाने का तो मैं बिल्कुल फारिग। कभी कुछ नहीं बनाया, कभी कोई चाय भी नहीं बनाई, अंडा भी नहीं उबाला? चाय बनानी मुझे आती है। गुड। अंडा तलना मुझे आता है। चले कुछ नंबर मिल गए। इसके अलावा बारबेक्यू, बारबेक्यू बनाने में मास्टर हूँ। वेरी गुड। शर्त ये है कि आप तो कुक लगा के रखे मसाला वगैरह, या आपकी भाभी लगा के। हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें तो कभी लेकिन क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ मिलकर, अकेले मैं नहीं कर सकता, बच्चों के साथ मिलकर मैं बारबेक्यू बहुत अच्छा करता हूँ। माशाल्लाह ये जो कोरोना का चला था सिलसिला, जब 52 डेज मार्केट बंद थी, तो इस वक्त हम लोगों ने क्या किया, यही किया है, घर में बैठ के कभी बारबेक्यू कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मैंने दोस्तों को वीडियो कॉल्स वगैरह करे, लोग परेशान यार शहजाद। अच्छा, हमारी तरफ जो स्ट्रीट बनी हुई थी ना आपका कासिम के ऊपर, मैं यहाँ पे रहता हूँ स्ट्रीट 35 पे, तो उस वॉकिंग स्ट्रीट मैंने बनाई थी। मैंने अपने फेडरेशन के दोस्तों को, अच्छा कराची चैम्बर के दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा हैं, तो हर एक का मैंने ग्रुप बनाया कि भाई तुम लोगों ने आना है, तो मैं 20 लोगों को मैसेज करता था, उसमें से 8 लोग आ जाते थे मेरे पास, और रोज़ाना हमारा टाइम सेट होता था, हम लोग वॉक करते थे। तो एक बात यह आ गया था कि स्ट्रीट कासिम की जो थी वो वॉकिंग स्ट्रीट बन गई थी, कि शाम को 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 2 घंटे तक ऐसी रौनक होती थी वहाँ पे। क्या बताऊँ कैसी होती थी? बहुत अच्छी रौनक। रोहेल की तरफ जाऊंगी। रोहेल, ये बताओ कि तुम्हें कुछ पकाना आता है? कभी कोई किचन में जा गए हो या नहीं? मैंने बाहर पढ़ा है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको फिर तो मसला ही हल हो गया, खुद बनाना पड़ता है सबको जब बाहर जाओ रहो। हाँ। और सबसे अच्छी क्या बनाते हो चीज? बिरयानी? मुझे सबसे अच्छा, मुझे पास्ता पसंद है। हाँ? और मैं 2 से 3 तरह का पास्ता आराम से बना लेता हूँ। तो अब नई नई चीजें ट्राई, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार होता है आपको। हाँ। बाहर तो आपके पास मजबूरी आपको करना पड़ता है। हाँ। पाकिस्तान में फैमिली है तो फिर आप तो डिपेंड करते हो अपनी फैमिली पे। हाँ जी। लेकिन दोस्तों के साथ हमें मौका मिलता है बकरीद वगैरह में, बारबेक्यू, जैसे शहजाद भाई बात कर रहे थे, तो इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, मजा आता है। ये भी एक फन है और गेट टुगेदर है। सही जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाजरीन, और अब हमें जो है आपसे रुखसत भी लेना है, लेकिन उससे पहले जी मैं उठूंगी जी और अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगी, तो क्योंकि ईद का दिन है और मीठा ना हो ऐसे कैसे हो सकता है जी, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जी मीठा ले लीजिए प्लीज। तो जी मीठा भी हो गया है, और आप चारों प्यारे प्यारे से मेरे मेहमानों का बेहद शुक्रिया है कि आप हमारे पास आए और हमारे साथ ईद मनाई, हमारे व्यूअर्स के साथ आपने ईद मनाई जी। तो इसी के साथ जी इख्तिताम की तरफ जाएंगे, लेकिन जाते जाते क्योंकि हमारे पास शेरी मौजूद है और मैं उनसे चाहूंगी कि आखिर में कुछ अच्छा सा गुनगुना दे, और उसी के साथ जी मुझे अपनी मेजबान रज़ा सैफी को और मेरे सारे मेहमानों को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। ओवर टू यू शेरी। Okay, so another song, it's a very beautiful song, ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कहीं। so हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं, तो जनाब ये सारा बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग आप सबको डेडिकेट कर रहे हैं। ऐसा देखा खूबसूरत कहीं, उसमें जैसे
आखरी 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 टूटने अगर तो कहे आखरी 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 उससे बड़ा किताबी उससे बड़ा किताबी उससे बड़ा